नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, जिसका मतलब है देश के हर शहरी के लिए एक जैसा कानून लागू हो। उसके तहत एक शहरी किसी भी धर्म मजहब से संबंध रखता हो, सभी के लिए एक ही कानून होगा। लेकिन आजादी के 73 साल बाद भी शादी ब्याह से लेकर तलाक और जमीन जायदाद के लिए अलग अलग नियम और कानून हैं। इस विषय पर हाल में दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाक के मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि अब वक्त आ चुका है कि देश में एक जैसे कानून होने चाहिए। लेकिन यह विडंबना ही है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, यहां एक कानून नहीं है। अब इस विषय पर बिहार में भी सियासत बेहद गर्म हो चुकी है। बीजेपी जो इसे अपना एजेंडा बताती है और एक देश में एक कानून की वकालत करती है, वहीं जो सहयोगी पार्टी जेडीयू है वो इससे अलग राय रखती है, जबकि आरजेडी भी इसके पक्ष में नहीं। आज बहस बिहार की में चर्चा इसी विषय पर कि एक देश में एक कानून क्यों ना हो। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू करने की चर्चा के साथ सियासत गर्म क्यों हो गई? कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर सरकार में शामिल बीजेपी और जेडीयू के सुर अलग अलग क्यों हैं? सबसे पहले वो देख लें। कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता को भी और लागू करने का काम करेगी। कहीं से मामला बनता ही नहीं है, देश हित में प्रदेश हित में ले लिया जाता है। मौका था वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव का और स्थान था भोजपुर का जगदीशपुर। यहां एक साथ 78,000 से ज्यादा तिरंगा झंडा लहराकर विश्व कीर्तिमान बना। लेकिन इसी मौके पर बिहार बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी ने एक ऐसी बड़ी बात कह दी जिससे जेडीयू के नेता बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। पहले आप ये सुन लीजिए कि सुशील मोदी ने कहा क्या था। बिहार नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और कल ही भोपाल में अमित शाह ने ऐलान किया है कि धारा 370 तो हमने खत्म कर दिया, राम जन्मभूमि पर मंदिर का काम चालू हो गया। अब एक काम बचा कॉमन सिविल कोड का, और कल अमित शाह ने ऐलान किया है कि देश के अंदर जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वो अपने अपने राज्य में कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता को भी और लागू करने का काम करेगी। सुशील मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक दिन पहले दिए गए बयान का जिक्र किया और यह संकेत देने की कोशिश की कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां कॉमन सिविल कोड लागू होगा। अब सवाल है कि क्या बिहार में भी कॉमन सिविल कोड लागू होगा? यह सवाल जब बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के नेता और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से किया गया तो उन्होंने सीधे सीधे ना कह दिया। और हम लोगों की पार्टी की जो विचारधारा है उसके हिसाब से तो कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम डिफर करते रहे। उसमें एक मुद्दा सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड का भी है। तो बिहार में कहीं से मामला बनता ही नहीं है। हालांकि बीजेपी नेता और राज्य के खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम को उम्मीद है कि कॉमन सिविल कोड पर जेडीयू के नेता भी मान जाएंगे। पर विचार विमर्श करके सब लोग आगे बढ़ेंगे। आपको लगता है कि बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, देश में लागू होना चाहिए। ये देश में लागू होना चाहिए, प्रदेश में लागू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड कोई आज का मुद्दा नहीं है, यह बीजेपी के एजेंडे का मुख्य मुद्दा रहा है और इस पर बहस सालों से होती रही है। आप ये जान लीजिए कि कॉमन सिविल कोड है क्या। कॉमन सिविल कोड यानी नागरिकों के लिए एक ही कानून, नागरिकों के लिए समान कानून की बात यह कोड करता है। भारत के संविधान में भी इसे लागू करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में कॉमन सिविल कोड की जरूरत बता चुका है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो देश में एक कानून क्यों ना हो, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे कराते चलूं। हमारे साथ आरजेडी से प्रवक्ता सारिका पासवान जुड़ी हुई हैं, जेडीयू से प्रवक्ता अरविंद निषाद जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता संजय टाइगर, कांग्रेस से प्रवक्ता ज्ञान रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप सभी का एक साथ बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मेरा सवाल अरविंद निषाद जी आपसे ही, एक देश एक कानून क्यों ना हो, इस पर आपत्ति क्यों है, किन बिंदुओं पर है?
देखिए विभा जी, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हमारा संविधान अपने हिसाब से लोकतंत्र में जीने वाले लोगों को अधिकार देता है अपने तरह से खाने का, अपने तरह से धर्म को मानने का और अन्य तरह की आज़ादी का। लोकतंत्र हम भारत के लोग, यही तो हमारा प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना के आधार पर देश के सभी नागरिकों के लिए यह अधिकार है कि आप अपने स्वतंत्रता से कोई भी काम कर सकते हैं। हमारी पार्टी का कोई नया विचार नहीं है, इसके पहले भी देश विविधताओं से भरा पड़ा है। तो हमारी पार्टी जो समाजवादी विचारधारा की पार्टी का हम मतलब अंतिम पार्टी के रूप में जेडीयू अभी है, जिन समाजवादी विचारधारा मूल्यों तथ्यों की बात और उसके हम विरासत की बात करते हैं, तो उस विरासत में जेडीयू आज समाजवादी मूल्यों की बात को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। अरविंद निषाद जी, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी इस बात को लेकर के स्थिति को स्पष्ट उस दौरान ही कर चुके थे कि अगर एक देश है तो एक कानून होना बहुत जरूरी है। ये समता पूरक विकास तभी संभव है जब सभी पर समान रूप से समान कानून लागू हो। फिर इसे आज के इतने सालों बाद भी आपको नहीं लगता कि अब जरूरत आ चुकी है? सोच नहीं, युवाओं की सोच बदल रही है, लोगों के बीच अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, तमाम परिस्थितियां तो बदल रही हैं, फिर एक कानून क्यों नहीं? देखिए विभा जी, जब यह देश में चर्चा होगी, पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा, उस समय जो चर्चाएं होगी, उस चर्चा के समय जो तथ्य भर करके सामने आएंगे, उस समय जो विचार प्रकट होंगे हमारी पार्टी की ओर से या अन्य दलों की ओर से, तो उस समय व्यापक बहस में जो तथ्य भर करके आएंगे वही सर्वानुमति होगा। लेकिन फिर भी पर विचार किया जा सकता है, इसे स्वीकार किया जा सकता है। बीजेपी जो आपकी सहयोगी पार्टी है वो यही तो कह रही है कि हम इस पर फेथ में लेने की कोशिश करेंगे, हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, हम ये बताएंगे कि ये क्यों जरूरी है। यानी आप इस पर लचीला व्यवहार रखते हैं, ये संभव हो सकता है जब इस पर एक मत बनाने की विचार की जाएगी। देखिए यह तो तय हमारी पार्टी का शीर्ष नेता तय करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि भाई जो संविधान हमारा अधिकार देता है, उस संविधान के अधिकारों की रक्षा करना भी हम लोगों का कर्तव्य बनता है। क्योंकि भारत में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, विविध धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। हर धर्म के अपने कुछ कायदा कानून है और हर चीज के लिए, लेकिन हर धर्म के कानून से ऊपर लॉ बने हुए हैं, देश है, और उस देश की संप्रभुता के लिए, उस देश की अखंडता के लिए यहाँ पर एक कानून पर आपत्ति पीछे हट रहा क्यों है? देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता के लिए हम सभी साथ में हैं, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। हम देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा के नाम पर, सुरक्षा के सवाल पर हम एक साथ हैं। हमसे ज्यादा पुराना एनडीए का और भाजपा का सहयोगी कौन हो सकता है? सबसे पहला एनडीए में जेडीयू ही शामिल हुआ और एनडीए का सबसे मजबूत और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में जेडीयू है। इसलिए कुछ एजेंडे हैं जिस पर हम लोग लगातार इस सवाल को उठाते रहे हैं। आगे भी जब पार्लियामेंट में यह सवाल आएगा 3C का, कॉमन सिविल कोड का, तो उस समय भी हमारी पार्टी की ओर से शीर्ष नेता जो तय करेंगे वह उस बहस में आएगा। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि देश के सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य बनता है। जब कानून एक होगा, सभी पर समान रूप से लागू होगा, तो सबके हितों की ही रक्षा होगी, किसी एक के हित का उसमें कहीं हनन तो नजर नहीं आता है। जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ अमरजीत झा भी जुड़ चुके हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मेरा सवाल सारिका पासवान जी आपसे होगा। सारिका पासवान जी, सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक सभी ने ये कहा है कि अब ये वक्त आ चुका है, और ये हाल के दिनों की टिप्पणी नहीं है, इससे कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे प्रकरण सामने हैं जिनमें जिक्र किया गया है, चाहे वो शाहबानो का मामला हो, जॉन बॉक्सन की बात हो, तमाम ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एक देश में एक कानून, सब पर समान रूप से लागू होने का कानून, आर्टिकल 44 का जिक्र करते हुए कि अब उसे लागू करने की जरूरत है। आपत्ति किस बात पर, किस बिंदु पर?
देखिए विभा जी, आपत्ति की बात तक तो हम लोग तब पहुंचेंगे जब हम ये जान ले सबसे पहले तो कि भारत जो है, हमारा देश जो है, वो विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और सभी धर्मों के अपने जो होते हैं ना पर्सनल लॉज हैं, और उस हिसाब से वो अपने जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, चाहे मैरिज हो, डिवोर्स हो, या जमीन के कार्यक्रम हो, या फिर अडॉप्शन की हो, वो तमाम जो चीजें हैं वो अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से उनके होते हैं। दूसरी बात, संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम किसी भी धर्म को अपनाएं, ये फ्रीडम है, हमें संविधान ने दिया है कि अपना सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं और उसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये इस तरह के जो बीजेपी जो है ये अपने, चूंकि उसने अपने मैनिफेस्टो में भी लाया था इस बात को, और अब बड़े जोर शोर से वो इस बात को उठा रहे हैं। क्या आपत्ति इस बात से है कि चूंकि ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल है, ये उनके एजेंडे में शामिल है, इसीलिए इसका विरोध होना चाहिए, इसीलिए इसकी आपत्ति है? नहीं, ये तो सीधे सीधे है, इस तरह के कानून से ना वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम होता है, क्योंकि देखिए हर एक रिलीजन के ना अपने जो है ना कल्चरल चीजें होती हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे इफेक्ट होंगे। और एक माइनॉरिटीज के अंदर ये डर भी है, क्योंकि देखिए आपने बाबा साहब का जिक्र किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि ये होने चाहिए, ये नियम लागू होना चाहिए, कोड आना चाहिए, लेकिन उन्होंने कब कहा था? ये तब होना चाहिए था जब भारत या कोई देश के जो है ना लोग जो है वो कन्विंस्ड हो और वो इतना प्रगतिशील स्थिति में हो कि लोग उसको एक्सेप्ट कर सके। लेकिन क्या अभी हमारा देश उस स्थिति में है? अभी हमारा क्या है, हमारे यानी कन्विंस, यहाँ पर एक मत बनाने की जरूरत है, लोगों के अंदर इसको स्वीकार करने की प्रवृत्ति लाने की जरूरत है, ये अप्रोच होना चाहिए पार्टी की तरफ से। तो ऐसी स्थिति में अगर इस तरह के सिविल कोड का अगर लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक स्पेशल माइनॉरिटीज को ध्यान में रखते हुए उनको डराने का ये एक तरह से मैं कहूंगी कि बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है जो वो लाना चाह रही है। अन्यथा ये माइनॉरिटी को डराने वाला प्रोपेगेंडा कैसे है? मैं आपसे पूछती हूँ सारिका पासवान जी, अगर आप ये कहती हैं कि माइनॉरिटीज इससे डर जाएंगे तो कैसे डर जाएंगे? मुस्लिम जो इस कानून को यहाँ पर अगर अपने हितों के खिलाफ मानते हैं तो वही अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उस कानून को मानते हैं, तो क्या ये वहां पर वायलेशन नहीं है? ये कैसे अधिकारों का हनन कैसे हो जाता है? कंपैरिजन टू आप अगर अमेरिका करती हैं तो क्या भारत उस स्तर पे बराबरी करने के लिए है? अभी बिल्कुल नहीं है। आप देखिए देश में बेरोजगारी है, लोगों के बीच में कितना अंतर है, धर्मों के बीच में इतनी खाई है, हिंदू मुसलमान और ईसाई हो या अन्य जो भी धर्म है उसके बीच में कितना डिफरेंसेस है। और बीजेपी जो है हमेशा ही माइनॉरिटीज को टारगेट करती है, और यही डर जब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इसको डाला था तभी से शंका पैदा हो गया था। और यही कारण है, बार बार ये कह रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, भाई तो आप उसे अच्छे से देख लीजिए ना, कब कहा था उन्होंने और क्यों कहा था, क्या कारण थे और किन शर्तों पे उन्होंने कहा था, लेकिन उसकी गहराई ये नहीं बता पा रहे। उन्होंने कहा था कि इसको तब लागू करना चाहिए जबकि वो जो कम्युनिटी है इसे एक्सेप्ट करने की स्थिति में हो, वो देश जो है इसे एक्सेप्ट करने की स्थिति में। क्या हमारा देश अभी उस स्थिति में है कि इसको एक्सेप्ट कर सके? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो अभी हमारे देश में अहम मुद्दे हैं वो बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वहां पे आप क्यों नहीं एक नियम आप लागू कर पाते हैं? आज हमारे देश में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब संजय टाइगर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, इनसे ही आपके सवाल का जवाब भी लेते हैं। संजय टाइगर जी, पार्टियों की तरफ से कहना है कि हालांकि अभी इस पर चर्चा जब होगी तो इस पर तर्क वितर्क भी होंगे, लेकिन सवाल ये है कि आप अपने एजेंडे को लागू कराना चाहते हैं। आप बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर सरकार को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उन मुद्दों पर भटकाव की स्थिति है, ऐसा क्यों? देखिए काफी लचर तर्क दिया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, जो कहा जा रहा है कि बीजेपी का एजेंडा है और बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, इसलिए गलत हो गया। मैं पूछता हूं कि संविधान निर्माताओं ने भी इस विषय पर चर्चा की थी, अगर आवश्यकता उनको महसूस नहीं हुई होती तो नीति निर्देशक तत्वों में इसको क्यों शामिल किया जाता, अनुच्छेद 44 में इसका जिक्र क्यों होता, और कहा गया था कि उचित समय आने पर इसको लागू किया जाना चाहिए। जिन परिस्थितियों की आज चर्चा कर रही है उस परिस्थितियों पर उन्होंने उस समय चर्चा किया था, इसीलिए उस समय कानून का रूप नहीं ले पाया, लेकिन भविष्य में इसको लागू किया जाना चाहिए, इस पर सबकी सहमति थी। और आपको याद होगा कि 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सुझाव दिया था जब साहबानों का मामला पूरे देश में गूंजा था, और फिर 1995 में सरला
मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया और हाल में कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अब यह वक्त आ गया है कि इसको लागू किया जाए। कोर्ट ने कहा कि देश जाति धर्म और समुदाय से ऊपर उठ रहा है, ऐसे में समान नागरिक संहिता समय की मांग है और जरूरत है, और इसका लाभ होगा कि जो कई परेशानियां हैं शादी को लेकर, तलाक को लेकर, प्रॉपर्टीज को लेकर, गोद लेने को लेकर के, और लैंगिक समानता लागू होगा, सबको समान अधिकार मिलेगा। मेरे समझ में नहीं आता क्या कोई बात इसलिए गलत हो गया कि बीजेपी के एजेंडा में है, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लागू किया। तो बीजेपी जो कहती है वो करती है। हमने तो 370 का इन लोगों ने विरोध किया, 370 समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? कहते थे कि 370 समाप्त हो गया, 35 से हटेगा तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। सारिका पासवान जी कुछ कहना चाहती हैं, जरा सुन लेते हैं। तो आपके किधर भवकी से देश हित में कानून नहीं बने, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी भी 2 करोड़ नौकरियों का जिक्र नहीं हमने करते, कहा कभी भी 15 लाख की बात नहीं करते, राम मंदिर बनेगा। पार्टी हमेशा कानून और देश हित की बात करती है, समान कानून की बात करती है। धर्म के लोग रहते हैं तो उन सभी धर्मों के लोग की भावनाओं का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य बनता है। और सवाल तो यही ना कि सभी लोग, सभी धर्मों की भावनाओं को ठेस कैसे पहुंच जाएगा जब एक कानून सभी पर बराबर लागू होगा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के ऊपर भी अलग अलग कानून नहीं होंगे, सब पर एक समान कानून लागू होगा। ज्ञान रंजन प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। ज्ञान रंजन जी, 10% आरक्षण देंगे। दिक्कत क्या है? क्या आपको भी ये लगता है कि अभी ये वक्त नहीं है इसे लागू करने का, या लोगों को अभी कन्विंस करने का, समझाने का, उसके बाद लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने के बाद ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? लेकिन ये जरूरी है या नहीं है? विवा जी देखिए, विवा जी, जिस आर्टिकल 44 का हवाला दिया जा रहा है और जिस समय हमारे संविधान बनाए गए और उस समय जब चर्चा की गई तो उस समय भी ये डिसाइड किया गया कि ये अभी तत्काल रोक दिया जाए, जब इसका सही समय आएगा उसको ये सही समय ही तो नहीं आ रहा, यही सवाल है। ये सवाल तो तभी है, ज्ञान रंजन जी, सवाल तो तभी है ना कि ये समय कब आएगा, ये सही समय कब होगा, जब सबसे बड़ी सर्वोच्च संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट बार-बार ये कह रही है, नॉट कर रही है कि अब इसे लागू कर दीजिए। अभी मैंने अपने बात रखा था संजय जी, देखिए बीजेपी प्रवक्ता संजय जी, आप उन्हें बात पूरी कर लेने दीजिए। संजय जी, उन्हें आपकी बात पूरी करने दीजिए। ज्ञान रंजन जी, बात को तो रखने दिया जाए। संजय भाई साहब प्लीज मुझे बात रखने दिया जाए। मैं रखने दिया हाँ तो बस रख दे दिया जाए ना। छोटी पार्टी को कम वक्त मिलेगा। क्या छोटी पार्टी और बड़ी पार्टी की बात कैसे कि ये? ज्ञान रंजन जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। अभी एक साथ बोला आप कम। विवा जी देखिए, आप इस चीज को समझिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब बिहार में जब एनडीए सरकार इस बार बनी तो क्या इनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एजेंडा है? बीजेपी के मैनिफेस्टो हो सकती है, लेकिन जो बिहार की सरकार है क्या इसमें मिनिमम प्रोग्राम एजेंडा है? क्या एनडीए सरकार जो देश में क्या उसके मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में एजेंडा है? अगर ये नहीं है तो देश जो इस समय जीडीपी के 83% जो लोन ले चुके हैं उसमें क्या हुआ? कैसे आप बताइए, जीडीपी का 83% कर्ज है, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे, गृहिणी कमर तोड़ चुकी है, उनके पास कमाई का रास्ता नहीं है, जीएसटी लाकर पेट्रोल को लाइए। यही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि किसी भी गंभीर विषय पर हम गंभीरता नहीं दिखाते हैं, वहां पर हम पार्टी और एजेंडे से बाहर नहीं निकल पाते। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन जाती है। अमरजीत झा के पास मैं जाना चाहूंगी, संविधान विशेषज्ञ हैं और इनसे बेहतर एक देश एक कानून, जिसे बार बार सुप्रीम कोर्ट से लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट तक की टिप्पणी के साथ हम देख रहे हैं, क्या अब ये वक्त नहीं है कि इसे लागू किया जाए? लागू करने में क्या टेक्निकलिटीज, क्या दिक्कतें आपको लगती हैं जिस वजह से पार्टियां इससे या तो अपने आप को जोड़कर देखती हैं या फिर इससे अलग देखती हैं? देखिए, सबसे पहले आपको यही पर पता चल गया होगा कि सभी अपने अपने दलों की विचारधारा से आधार बनाकर रहते हैं, लेकिन मैं जितना देर से सुन रहा था उसमें हमें दो बात कहना चाहिए कि संविधान सभा के भीतर 23 नवंबर 1949 को इस पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया जी।
संयोगवश राजेंद्र प्रसाद जी उस दिन अस्वस्थ थे, तो इस बात को चर्चा ढंग से नहीं हो पाया और इसमें अंबेडकर साहब ने इस बात को कहे कि सम्मान परिस्थितियों को आने दे। भारत आजादी की लंबी सफर तय किया, संविधान बना है और जहां पर संविधान की सवाल है, जहां सीआरपीसी और एपीसी काम नहीं करता है, वह संविधान काम करती है और जहां संविधान नहीं काम करती है, वहां हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की चर्चा किया गया। प्रत्येक नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार, भाईचारे का अधिकार। हम भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में ले चले जिसमें सभी धर्मों के प्रति समान भ्रातृत्व की भावना हो। इसे मौलिक कर्तव्य में भी समाहित कर दिया गया। मौलिक कर्तव्य में वैज्ञानिकवाद पर भी बल दिया गया। अब भारत के आजादी के जब इतने वर्ष हो चुके, जब विश्व हमारा इस सिविल कोड को लागू कर रहा है, तो भारत को भी एक मौका मिलना चाहिए। कारण गोवा जैसे देश में पुर्तगाली कानून के आधार पर क्या लागू किया गया। अभी बता दें कि वर्तमान विश्व में 22 देश में ट्रिपल तलाक लागू है। इसमें किसी को डराने की बात नहीं। भारत में जो तलाक देने की बात है, ये तलाक में हमारी देश और राष्ट्र प्रभावित नहीं। आप इस बात को देखिए कि भारतीय न्यायपालिका के भीतर मैक्सिमम मामले को इसका समाधान नहीं हो पाता है। तलाक 22 देश में भारत 22वां देश है जहां सुप्रीम कोर्ट की रजामंदी के बाद ये कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को 3-2 के बहुमत से जजमेंट इस बात को दिया है कि आर्टिकल 25, जिसमें आप लोगों ने चर्चा कर रहे थे, आर्टिकल 25 के दायरे में इस बातों को नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल, माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है और फिलहाल आप सभी जो हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में जुड़कर आपने अपने विचारों को रखा है। कोशिश यही होनी चाहिए कि फैसला वो कानून हो जो सब पर समान हो और सबके हित में ध्यान में रखकर बनाया गया हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, गया से ये खबर, जहां पर मदनपुर के सागरपुर जंगल में आईडी ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में ग्रामीण की मौत की खबर सामने आती हुई नक्सलियों ने ये बम प्लांट किया था। नक्सलियों के निशाने पर सुरक्षा बल थे। गया औरंगाबाद सीमा पर ये सागरपुर जंगल जहां पर ये आईडी ब्लास्ट हुआ है, ग्रामीण की मौत की खबर भी सामने आ रही है। नक्सलियों की तरफ से सुरक्षा बलों को टारगेट करते हुए बम प्लांट किया गया था। और संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है? जी विभा, यह एक प्रेशर बम था जिसे नक्सलियों। संजय, आप अपनी बात रखें। तो लगता है संवाददाता से संपर्क टूट गया, लेकिन बड़ी खबर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। नक्सलियों ने आईडी बम प्लांट किया था। नक्सलियों के निशाने पर सुरक्षा बल थे। गया से यह बड़ी खबर जिसमें एक ग्रामीण की मौत की खबर सामने आ रही है। गया औरंगाबाद सीमा पर सागरपुर का जंगल जहां पर ये आईडी बम प्लांट किए गए थे। गया औरंगाबाद सीमा पर यह सागरपुर जंगल जहां पर एक ग्रामीण की मौत इस आईडी ब्लास्ट में हुआ है। फिलहाल नक्सलियों की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है कि इन लोगों ने सुरक्षा बलों को टारगेट करते हुए बम को प्लांट किया हुआ था, लेकिन इसकी जद में एक ग्रामीण आया जिसकी मौत की खबर सामने आती हुई। तो सागरपुर जंगल में ये आईडी ब्लास्ट हुआ है। गया से ये बड़ी खबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ब्लास्ट में एक ग्रामीण की मौत हो गई है। गया औरंगाबाद सीमा पर नक्सलियों ने ये आईडी बम प्लांट किया था। गया मदनपुर में पचरुखिया के सागरपुर जंगल में मुठभेड़ की खबर, नक्सली मुठभेड़ में ग्रामीण की मौत भी हुई है। एक जवान घायल बताया जा रहा है। सागरपुर जंगल में यह आईडी ब्लास्ट हुआ। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। गया से एक ग्रामीण की मौत की खबर सामने आ रही है। गया औरंगाबाद सीमा पर नक्सलियों ने प्लांट किया था आईडी, जिसमें ब्लास्ट हुआ है। मदनपुर में पचरुखिया के सागरपुर जंगल में मुठभेड़ की खबर भी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।